आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कार्रवाई पर चर्चा। This is Akashvani. Now we bring you a special program on India's decisive response to terrorism. सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम पर विभत्स आतंकवादी हमले और तमाम आतंकवादी गतिविधियों के प्रत्युत्तर में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर और साथ में कल रात पाकिस्तान की ओर से किए गई प्रतिक्रिया जो कि नाकाम रही, उस पर चर्चा करने के लिए, और आज भारत ने जिस तरह से उस प्रतिक्रिया का कड़ा जवाब देते हुए भारत ने लाहौर में रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया और शाम को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता में संबोधित किया सभी को। इन सभी मसलों पर आज हम इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी सहयोगी दीक्षा सक्सेना भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और विशेषज्ञों के रूप में मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अंशु जोशी का, जो कि सामरिक विश्लेषक हैं, और साथ में रक्षा विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ नितिन गोखले साहब भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। Good evening, listeners. The Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terror acts against India had been planned and were being directed. Altogether, 9 sites were targeted. The operation was carried out on the intervening night of 6th and 7th May. The actions by India have been focused, measured, and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities were targeted, and India demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. A lot has been happening since yesterday, and today, to discuss more on this, we are joined by strategic analyst Professor Anshu Joshi and defense analyst Mr. Nitin Gokhale. Both the guests, welcome to Akashvani News. थैंक यू दीक्षा, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच दीक्षा, धन्यवाद कमल। डॉक्टर अंशु जोशी, आपसे ही हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। हम पहले बात करना चाहेंगे कि अभी शाम को ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जिस तरह से मीडिया के साथ बातचीत की और पूरे घटनाक्रम पर एक पूरी जानकारी दी, तो हमारे श्रोताओं को पहले तो इस वार्ता में जो मुख्य बातें रहीं उसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप विस्तार से बताएं और किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी श्रोताओं को ये जानना ही चाहिए कि आज भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रेस को संबोधित किया गया और हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बड़े महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं हम सभी के सामने रखे। तो एक तो इस बात को स्पष्ट किया गया, क्योंकि बार बार इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भारत ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया है, तो इस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से एक गलत बयानी और अफवाहें फैलाई जा रही है कि वहां नागरिकों पर आक्रमण हुआ है। लेकिन इस प्रकार की किसी के हताहत होने के आक्रमण के कोई न तो भारत ने इस प्रकार से कोई अटैक किया है और न भारत के टारगेट पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने भी थे। तो इस बात को स्पष्ट किया गया हमारे विदेश सचिव के द्वारा कि एक तो ये रिस्पॉन्सिव एक्शन था, चूंकि पहलगाम का ये बहुत ही दुर्दांत आतंकवादी हमला भारत पर हुआ, इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और ये बहुत संतुलित, ये नॉन एस्केलेटरी और बहुत ही आनुपातिक ये हमने ऑपरेशन किया, जिसमें हमारा जो टारगेट था वो आतंकवादी ठिकाने थे पाकिस्तान में और उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, जिसमें जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। आज ये भी जानकारी दी गई कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पहचान एक आतंकवाद को पल्लवित पोषित करने वाले देश के रूप में हुई है और इसीलिए जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो भारत इसमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान इस प्रकार के चीज़ों का सहारा लेकर के और दरअसल ये चाहता है कि किसी भी प्रकार की आतंकवादियों के खिलाफ या उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। हमारे विदेश सचिव ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि कई यूएन बैंड टेररिस्ट्स जो हैं, लिस्टेड टेररिस्ट्स जो हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्हीं पर हमने हमला किया है और पाक ने कई जगह ड्रोन से हमले करने के प्रयास किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पर ये सभी प्रयास
विफल रहे हैं, इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है। और हमने पाकिस्तान की किसी रिलीजियस साइट पर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान ने भारत के पूंछ में स्थित एक गुरुद्वारे पर हमला किया, जिसमें हमारे 3 सिख भाइयों की दुखद मृत्यु हो गई है। और ये भी बताया गया कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के माध्यम से लगातार अफवाहें और झूठ का सहारा लिया जा रहा है, जिस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे हम सामरिक दृष्टि से देखें, कूटनीतिक दृष्टि से देखें, सैन्य दृष्टि से देखें, भारत अभी बहुत एक अपर हैंड लेकर के, और भारत अभी आगे बढ़ रहा है, और पाकिस्तान की पूरे वैश्विक स्तर पर भर्त्सना हो रही है। Professor Joshi, as you spoke about the entire briefing, I would like to bring in Mr. Gokhale here and understand from Mr. Gokhale that India is in a very decisive position, and India has taken strong steps against the entire machinery to break down the entire machinery of terrorism. And India also said that if Pakistan escalates the situation, then we are in a position to give a response, decisive response to them. So first of all, before I speak to you, let's listen in to Foreign Secretary Vikram Misri, what he spoke about the escalation. If happens, then what would be India's response? A few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है। Mr. Gokhale, now I would like to understand from you, how are you analyzing the entire statement as well as the situation? Well, the statement was very clear that the onus of the entire episode starting, or the escalation beginning, lies on Pakistan. The guilty party here is Pakistan and not India. All that India has done is to take action in not just self-defense, but also to target terrorist camps as well as infrastructure, and possibly the leadership of Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba, because that's where the terror emanates. And Pakistan Army actively supports, sponsors, funds these terror activities, terrorist groups. And therefore, what India has done is in its own self-interest. Now it's up to Pakistan to decide what it wants to do. It has been made clear to Pakistan, as we have heard, how India will not escalate after the initial attack. But if Pakistan attacks any military installations, then India reserves the right to escalate it further, which is what happened on 7th night and 8th morning. And as we speak now, there is another round of attack by Pakistan, is what I'm hearing from my team, which is most of the towns in Jammu and Kashmir, and फिर राजस्थान में भी कुछ कोशिश हो रही है, तो ये सिलसिला अब जारी है। नितिन साहब, हम ये आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसे कि अभी डॉक्टर अंशु जोशी इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि जो हमारा एक तरीका है, या हम जिस तरह से इस चीज़ पर कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिव एक्शन है हमारा, यानी हम क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो ये किस तरह से एक हमारी मजबूत स्थिति को दिखा रहा है, क्या संदेश दे रहा है कि हम किस तरह से इस पूरी सिचुएशन में अपनी एक दृष्टि रख रहे हैं, अपने आप को एक सही तरह से पूरी दुनिया में पेश कर पा रहे हैं। बिल्कुल, भारत जो है ये बहुत जिम्मेवार राष्ट्र है, और भारत ने ये भी इसीलिए आज स्पष्ट किया कि कल रात को 7 तारीख की रात को अगर ये पाकिस्तान अगर पलटवार नहीं करता, या हमारे शहरों पर या गांवों पर हमला अगर नहीं करता, तो हम फिर उसकी जवाब नहीं देते। पर अगर पाकिस्तान ने किया है तो हमें वो करना पड़ेगा, और ये हमारा अधिकार है। ये भारत ने दिखा दिया। हमारी ताकत जो है वो काफी ज्यादा है पाकिस्तान से। हमारी स्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में या अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी है। पाकिस्तान को किसी ने इस मामले में सपोर्ट नहीं किया है, 1-2 राष्ट्रों को छोड़कर। तो भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान ये समझे कि पहले जैसे जो हथकंडे पाकिस्तान अपनाता था, वो अब नहीं चलेंगे। वो चाल जो पाकिस्तान चलता था,
वो अभी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने इसकी भर्त्सना नहीं की है। जब भारत ने जो एक्शन लिया 7 तारीख के सुबह, 6 तारीख के रात को, तो वो अब शायद पूरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जितने भी लोग उसमें जानकार है वो सब जान गए हैं, और मैं समझता हूँ कि यही भारत की ताकत है। बिल्कुल। Professor Joshi, as Mr. Gokhale was speaking about India's diplomatic stand at the world center stage currently, I would like to understand from you. Foreign Secretary also spoke about how Pakistan is misleading UN for a couple of decades now. So, what do you feel that how India is going to progress when it comes to UN or when it comes to its international position currently? What is going to be the India's next move diplomatically? That's a very good question you have asked, and in today's brief, of course, our Foreign Secretary responded to a journalist's question by stating very clearly that Pakistan has been lying from the beginning, from the time it was born and at the stage of United Nations, and even now it keeps sharing false information and speaks blatant lies, especially when it comes to the questions related to or clarification related to terrorist activities that it promotes. So, for example, I would like to share with you that in November 2024, we as in India shared a crucial report regarding the list of terrorists that are present in Pakistan and how Pakistan promotes terrorist activities, and how it is critical for the entire global community, as in fighting against terrorism and ensuring global peace and security is a prioritized global objective at the moment. So we presented a report in front of a sanctions monitoring team, and still Pakistan could not provide the clarification. And it has happened many times, not only from the stage of United Nations. There are other international platforms also that have identified Pakistan as a rogue nation that keeps promoting, funding, training terrorists onto its soil. So much so that we have evidences also. We all know by the end of the day where was Osama bin Laden found. So entire global community knows the truth now. Pakistan though keeps misleading the international community, and now India is taking this support from the like-minded nations, all these multilateral platforms also, to fight not only against Pakistan but also by and large this global fight against international terrorism. नितिन गोखले साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमने दोनों प्रेस वार्ताओं में कल भी आज भी देखा कि भारत प्रामाणिक तथ्यों के साथ अपनी स्थिति या अपना रुख स्पष्ट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, और हमने जिस क्रिया और प्रतिक्रिया की बात की उसमें भी हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो कल रात को ही हमने देखा कि पाकिस्तान की जो भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर एक कोशिश थी हमला करने की, वो किस तरह से नाकाम हुई, और आज भारत ने तीव्रता के साथ प्रतिक्रिया देते हुए लाहौर में रक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया। तो हम एक रिस्पॉन्सिव एक्शन देख रहे हैं, और भारत साथ ही साथ प्रेस वार्ताओं के जरिए पूरी दुनिया के समक्ष पूरी स्थिति को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत भी कर रहा है। तो ये किस तरह से स्ट्रेटेजिक स्तर पर हमारी मजबूती को दिखा रहा है। दूसरा, जो हमारा एक्शन है उस पर भी एक विश्वास किस तरह से पूरी दुनिया का ये प्रस्तुत करवा रहा है। देखिए, भारत की जो रक्षा प्रणाली है, जो रक्षा तैयारी है रक्षा के मामलों में, पिछले 8-10 साल में भारत ने आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर देकर काफी खरीदारी रक्षा हमारे रक्षा अधिकारियों के लिए और सेनाओं के लिए ये की है। इससे होता क्या है कि हमारी जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना ये हमारे हाथ में होता है, और इसके ऊपर किसी और देश का अधिकार नहीं रह सकता है, और किसी देश को ये अधिकार नहीं रहता है कि वो हमें डायरेक्ट करे या हमें बताए कि हम किस तरह से इस जंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कारण अब हुआ क्या है कि भारत की ताकत जो है पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की स्टैंडिंग, जैसे मैंने पहले कहा,
ये बहुत बड़ी है, और इसीलिए जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस भारत दिखा रहा है ये बहुत सराहनीय है। और इसलिए पूरी दुनिया जानती है, जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो इसीलिए भारत के साथ खड़ी हैं। और आपने देखा चीन ने भी इस बार जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कोई भारत की निंदा नहीं की, भारत को कोई उपदेश नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि दिस इज रिग्रेटेबल, और फिर कहा कि दोनों देशों ने मिलकर इसको सुलझाना चाहिए। इन्होंने बीच में आने की कोशिश नहीं की, वो कभी नहीं करते हैं, पर इस बार कड़ी निंदा भी नहीं की भारत की। तो इससे ये हमें मतलब पता चलता है कि भारत की साख कितनी बढ़ गई है। चीन को भी भारत की जरूरत अभी ज्यादा है पाकिस्तान से, हालांकि वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा, ये भी हम जानते हैं। बट ये जो घटनाएं हुई है, ये जो अभी हालात हैं, ये दर्शाते हैं कि भारत अभी कितना महत्वपूर्ण हो गया है इस दुनिया में और बाकी अन्य देशों के लिए। Mr. Gokhale, I would like to come back to you and ask you the misinformation campaign, which even the Foreign Secretary spoke about in the briefing today. He said that a lot of misinformation is being spread from across the borders. So, how would you like to make our listeners understand that this campaign of fake news, misinformation is being operated by Pakistan to mislead Indians and to deviate them from the facts that are actually happening on ground? Well, Pakistan, obviously, because it is a weaker nation, because its military is weaker than India, it wants to bridge the asymmetry that is there between India and Pakistan by employing these tactics of misinformation, disinformation, in the rubric of what I call cognitive warfare. Cognitive warfare is easy to do. All that you need is a laptop and several social media handles and AI power now that is available, where you can actually show events, the same events in different versions, and mislead people. So that is a major factor these days in any conflict. It begins before the kinetic action begins, before missiles rain and bombs explode. There is this overload of information, misinformation and disinformation. And therefore, I think Foreign Secretary Vikram Misri cautioned people. And I would like to urge people to just apply a simple rule that we were taught when I started my career way back 42 years ago in journalism, is check, cross-check and double-check. Whatever information you get on your WhatsApp, on your Twitter, on your Facebook, on your YouTube, please apply this three-word principle I keep telling everyone in this age of misinformation and misleading information, to check, cross-check and double-check. And there are ways to do it. And people must not rush to conclusions. They should not rush to interpret or undermine our own forces, or start making sarcastic comments or spreading the misinformation. If you are in doubt, leave out. That's the principle that must be applied for countering misinformation. जी, यहाँ पर मैं डॉक्टर अंशु जोशी आपको लाना चाहूँगा। अभी मैं जैसा कि देख रहा था, डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत ईरान की जो 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक थी उसकी सह अध्यक्षता की ईरान के विदेश मंत्री के साथ। तो उन्होंने इस बैठक में भी स्पष्ट किया कि अगर भारत पर सैन्य हमला होता है तो उसका निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार भारत अपनी बात और अपनी दृष्टि को स्पष्ट रूप से रख रहा है बड़ी दृढ़ता के साथ। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दूसरे देश हैं उनकी समर्थन की भी भारत को अपेक्षा है, और निश्चित रूप से हमने देखा भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के समर्थन में या इस पूरे स्थिति को लेकर जो भी टिप्पणियां या बयान है उसमें एक तरह से एक ठीक समर्थन है। तो आप कैसे पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं कि किस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को रख रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप चर्चा में लेकर के आए हैं। यदि हम आतंकवाद की समस्या को देखते हैं तो भारत एक अकेला
इसका विक्टिम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो ये समस्या है ये अलग अलग माध्यमों से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में फल फूल रही है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि भारत ने वर्षों तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का दंश झेला है। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका जैसे शक्तिवान देश को जब आतंकवादी हमला झेलना पड़ा तब पूरे विश्व के सामने ये बात उभर के आई कि जो ये आतंकवाद की समस्या है ये कैसे मानवीय सुरक्षा और शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज आप यदि द्विपक्षीय स्तर पर देखें, बहुपक्षीय स्तर पर देखें तो ये एक प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव है पूरे विश्व के लिए। भारत के पास जब G20 की प्रेसिडेंसी थी, चाहे आप क्वाड के मंच को लें, आप यूनाइटेड नेशंस के मंच को लें, अलग अलग जो दूसरे रीजनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी के मंचों से भारत की लीडरशिप इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ रखती आई है कि आतंकवाद का 1 इंच भी भारत सहन नहीं करेगा। आतंकवाद को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इस लड़ाई में आज बहुत लाइक माइंडेड नेशंस हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसी को मैं उदाहरण स्वरूप चर्चा में लेकर आना चाहती हूँ। आप देखिए, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, यूएस हो, इजराइल हो, नीदरलैंड्स जैसे देश हो, उन्होंने भारत को अपना एक दृढ़ समर्थन प्रदान किया है। यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो बिल्कुल सही एक आउटरीच की जो भावना के साथ में उसने जो इस प्रकार के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, बहुत सही निर्णय उसने लिया। ऋषि सुनक ने भी सपोर्ट किया हमारे ऑपरेशन सिंदूर को। फ्रांस के जो का नेतृत्व है वहां से भी हमारे लिए सपोर्ट आया, इजराइल से आया, ब्राजील से आया। नेदरलैंड्स ने तो ये कहा कि कश्मीर 100% भारत की भूमि है और पाकिस्तान आतंकवाद के पीछे का एक मेन एक्टर है। तो देखिए, इस प्रकार से अब हमें खुलकर समर्थन मिल रहा है। ये वो एक अनुकूल समय है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और इस एक उद्देश्य को लेकर भारत निरंतर दृढ़ता से आगे बढ़ता जा रहा है। इस पर छोटी सी टिप्पणी नितिन गोखले साहब आपकी मैं लेना चाहूंगा कि एक तरफ तो आतंकवाद को लेकर एक समान दृष्टिकोण बना पाने में भारत निश्चित तौर पर सफल रहा है, लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण कि पाकिस्तान में आतंकवाद पोषित होता रहा है और पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। इस बात को भी प्रामाणिकता के साथ जिस तरह से आज विदेश सचिव ने सबके सामने रखा, वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए और इसको लेकर भी एक समान दृष्टिकोण भारत का पूरी दुनिया के सामने जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है और भारत की ये लड़ाई जो भारत इतने साल अकेले लड़ता था, इसमें अभी अन्य देश पूरी तरह से शामिल हुए हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम ये अभी वो फॉल्स इक्विवेलेंस जो करते थे, समानता लाने की कोशिश करते थे भारत और पाकिस्तान के बीच और कहते थे कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का विक्टिम है और इसलिए दोनों ने बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से मामला सुलझाना चाहिए। ये जो एक फॉल्स इक्विवेलेंस कई पश्चिमी देशों ने वहां लाने की कोशिश की थी उनके अपने फायदे के लिए, उनके अपने मतलब के लिए, ये अब खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा भारत की डिप्लोमेसी की और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी ये बिल्कुल उचित समय है जब भारत ने इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना चाहिए कि पाकिस्तान को फिर से FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में फिर से उसको उसमें शामिल करने की, उसको लिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पनपता है जब उसमें फंड्स आते हैं, जो ड्रग मनी है या फाइनेंस आता है पाकिस्तान ISI से या पाकिस्तान सेना से, उसको अगर ट्रैक किया जाए, उसको ट्रेस किया जाए और उसको बंद किया जाए तो पाकिस्तान को इसमें भारी नुकसान होगा और FATF लिस्ट में लाने के बाद उनको फिर IMF से लोन मिलना, वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर भारत ने अभी कार्रवाई करनी शुरू की है और यही एक कोशिश रहेगी भारत की डिप्लोमेटिकली, मैं समझता हूँ। प्रोफेसर जोशी, today the FS said, the foreign secretary said that no civilian was killed in the strike on the terror, and the strike was only on the terror camps through the precision attack capability of the Indian Armed Forces. Let's first listen to him and then we'll take this forward. The claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage
of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. Professor Joshi, I really want to understand this at this point here, that Pakistan has messed up its own situation here. At one hand they claim that the civilians were killed, and on the other hand they carry out state funerals of terrorists. So how are they navigating this situation? I'm sure they're caught in a surprise attack this time and at this level and scale. Definitely, not only Pakistan has been caught red-handed this time. In itself, it's a situation of paradox, as you stated correctly, aptly, that on one hand it is stating that civilians have been killed in Indian attack. On the other hand, it is sponsoring state funeral of all the terrorists who were killed in this Operation Sindoor. But India has officially made it very clear that this was a very balanced, it was very well planned and responsive activity. So it was Pahalgam attack, it was this brutal terror attack which was sponsored by, which was done by Pakistan. The world knows that. And India responded very well, and India does not want any further escalation. We also made it very clear through our official press briefs and different statements that no civilians have been targeted, and for that matter no attacks on any religious sites have been done, or for that matter no military places have been targeted by India in this Operation Sindoor, and all the identified places were actually the terrorist organizations' headquarters. So this Lashkar's headquarters, Jaish, its headquarters, these all headquarters were targeted and they have been destroyed, and it is instead Pakistan who then targeted our cities and different places, because we all have got the news that how it tried to attack our different cities, but it couldn't do it because of our very well capable, very well equipped defense mechanism and our officers. So that is what was made clear, and we all know that how Pakistan spreads false words and it gives wrong information about its involvement. So now the truth has been revealed and it's in front of everyone. जी, और जिस सच की आप बात कर रहे हैं, तो एक इस प्रेस वार्ता में जब मीडिया के द्वारा ये उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा भी कि जो एक मिसलीडिंग अप्रोच रही है पूरे परिदृश्य की, वो दशकों से ही पाकिस्तान द्वारा ये पेश की जाती रही है. उन्होंने 40 के दशक का जिक्र किया, तब से लेकर अब तक एक पूरा परिदृश्य किस तरह से मिसलीड किया जाता रहा है. नितिन गोखले साहब, आपकी मैं प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूँगा कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ऐसे तमाम बड़े मंच हैं, जबकि अब कई तथ्यों के साथ भारत इस मिसलीडिंग अप्रोच को पर से पर्दा हटा रहा है पूरे तथ्यों के साथ, तो आगे आने वाले समय में क्या परिदृश्य बनेगा? क्या सुरक्षा परिषद या तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को लेकर एक ठोस दबाव बनेगा कि ये जो भारत का शुरू से कहना है ये एक सही तथ्यों पर है और इस बात को लेकर और पुख्ता तरीके से भारत के समर्थन की अपेक्षा की जा सकती है पूरी दुनिया से? बिल्कुल की जा सकती है. जैसे मैंने कहा कि अगर आप देखें 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बाद किसी ने भी भारत की निंदा नहीं की है, भारत का पूरा समर्थन किया है. ये कहा है कि भारत हैज द राइट टू रिटेलिएट, राइट टू टेक एक्शन, और बिल्कुल अनुकूल समय है. ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, भारत की जो साख है G20 को होस्ट करने के बाद और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से विदेश नीति मजबूत हुई है, विदेश नीति के मामले में भारत ने काफी पहल की है. तो सभी देश चाहते हैं जो
आप पहले देखिए 15 साल पहले की बात अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये सब देश पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करते थे। आज वही देश भारत का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान को कहते हैं कि आप जो इसके जिम्मेदार थे उनके ऊपर एक्शन करिए, उनको पकड़िए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ था पिछले कई सालों में। मैंने जैसे कहा फॉल्स इक्विवेलेंस लाने की बात थी, वो अब वो खत्म हो गई है और यही सही समय है और यही समय है, मैं समझता हूँ कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसका भारत ने फायदा उठाने की और भारत पाकिस्तान को एक आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने वाला देश घोषित करने की। Mr. Gokhale, I would like to now bring your attention to the Indus Water Treaty. I'm just going back to the first action, diplomatic action taken by India in response to the Pahalgam terror attack. What kind of situation, trouble has it created across the borders? Well, it has first put a lot of uncertainty in the minds of the farmers in Sindh and Punjab. It has also created uncertainty in the minds of people who carry out the works on the irrigation projects in Pakistan. Because remember, 80% of the agriculture economy in Pakistan is dependent on the irrigation brought from the waters of Indus water system, the rivers coming from going from India to Pakistan. And now that Indus Water Treaty has been kept in abeyance, India has no obligation to share any hydrological data, any flood warning or any drought warning with Pakistan, which actually makes the life harder for the poor farmer and the agriculturist, which also then affects Pakistan's economy. And it leads to internal turmoil in Pakistan, because as it is, Sindh province in Pakistan is fighting against the Punjab province for not giving it the fair share of water coming. As it is, Pakistan is a water-starved country, and because of this, they are creating this uncertainty in the minds of people, which is going to create a lot of turmoil as far as Pakistan is concerned. जी, अब हम कुछ और दिन भर की गतिविधियों पर अगर अब बात करें डॉक्टर अंशु जोशी, एक तो सर्वदलीय बैठक जिसमें कि सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन जताया है और एकजुटता का प्रदर्शन भारत ने इस इस संवेदनशील समय में दिखाया है। और दूसरा, मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा रक्षा मंत्री के उस वक्तव्य का जो उन्होंने आज राष्ट्रीय गुणवत्ता कॉन्क्लेव में दिया कि भारत की प्रतिक्रिया है और भारत की जो क्षमता है वो बहुत अत्याधुनिक है। और आज के दौर में जो भारत का पूरा एक वॉरफेयर है या भारत की आत्मरक्षा हम कहें, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत ने, आपने कहा, रिस्पॉन्सिव एक्शन दिया है, तो भारत ने आत्मरक्षा में अपना जो एक प्रदर्शन दिखाया है पूरी दुनिया को कि हम अत्याधुनिक तकनीक के साथ और अपनी आत्मनिर्भरता के साथ जिस तरह से लड़ सकते हैं, वो निश्चित तौर पर हमारी एक अभूतपूर्व क्षमता है। और आगे आने वाले समय में भी चुनौतियों के लिए भारत अपनी आत्मनिर्भरता के साथ तैयार है। तो रक्षा मंत्री के इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर अपने माननीय रक्षा मंत्री के इस वक्तव्य पर हम सभी इस बात की भी चर्चा करें कि भारत किस प्रकार की अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों से आज लैस है। यदि हम देखें तो विश्व की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री है भारत के पास। हमारे पास लगभग 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और रिजर्व फोर्स हमारी 11 से 12 लाख सोल्जर्स के बीच की है। हमारी नौसेना को देखें, थल सेना को देखें, वायुसेना को देखें, सभी आज बहुत अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, MK3 मिसाइल, जिसको कि हम गांडीव भी कहते हैं, ये विश्व की एक बहुत ही अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज भी काफी लंबी जाती है, 340 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज है। इसके अलावा देखिए आप, हमारे पास ब्रह्मोस है, शौर्य है, प्रलय है, अग्नि है, तेजस है। और ये सभी अभी देखिए कि हम मेक इन इंडिया जब से हमने शुरू किया, हम अपने यहाँ इन सभी प्रणालियों को बना रहे हैं। इन सबसे हमारी सेनाएं सुसज्जित है। थल सेना के पास हमारे लगभग 5000 टैंक हैं, 1 लाख आर्म्ड व्हीकल्स हैं। आप वायुसेना की ओर देखिए
देखें तो लगभग 2200 एयरक्राफ्ट्स हैं, 580 के करीब हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं जो बहुत हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से सुसज्जित हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अपना सशस्त्र पुलिस बल भी है, तो हमारी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल है, असम राइफल्स है, विशेष सीमा बल है, तटरक्षक बल है, तो ये भी है। और हम विश्व का तृतीय सबसे बड़ा रक्षा बजट लेकर के चलते हैं। हम अपनी जीडीपी का 2.3% अपनी रक्षा को अलॉट करके रखते हैं। और इसके अलावा अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल, यूके, इटली जैसे देशों के साथ हमारे सैन्य आपूर्ति समझौते भी हैं। परमाणु शक्ति से तो हम लैस हैं ही, हालांकि हम नो फर्स्ट यूज में बिलीव करने वाले देश हैं। और बड़े प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इन रक्षा प्रणालियों के आज भारत में ही हैं। आप HAL को देखिए, HEB को देखिए, चाहे तोपे बनाने की बात हो, सिविल डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात हो, तो ये सब भारत के पास है। और इसके माध्यम से हम न सिर्फ अपनी सीमाओं को, आंतरिक सुरक्षा को, हम सिविल डिफेंस के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारे रक्षा मंत्री ने ये एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सराहना की भारत के तीनों सेना बलों की, तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल बनता है। और हम सभी को भी अपनी सेना के सभी जवानों, ऑफिसर्स को बधाई देनी चाहिए कि इतना सुंदर उन्होंने ये ऑपरेशन किया और भारत की आंतरिक सुरक्षा को, सीमाओं को वो सुरक्षित रखते हैं। Here I would like to inform our listeners that 8 missiles from Pakistan directed at Satwari, Samba, Arispura and Arnia in Jammu by Pakistan were swiftly and appropriately thwarted by the Indian Armed Forces. So, Mr. Gokhale, your quick comment on the India's defense capabilities, that we are thwarting such attacks in the dark hour, we are keeping our citizens safe. Your comments on this? Well, indeed, Army air defense and India's air defense system is really rising to the occasion. As we speak, I am getting inputs and calls from different people or messages that almost everyone in Jammu is in darkness. I'm also hearing that the IPL match in Chandigarh has been halted. Because blackout has been ordered in Chandigarh and other parts of Punjab. Also, entire Jammu, Jodhpur, Jaisalmer, Barmer have gone under blackout. And also, some of the sources are saying that Pakistan's F-16 airplane has been shot down, although it needs to be confirmed. It's too fluid a situation at the moment, but India's air defense is rising to the occasion. So my appeal to listeners and our citizens is please stand united, please follow instructions, please do not panic. The government and the armed forces are going to take care of all these attacks that are coming in. We are far stronger than Pakistan is, or Pakistan army or military is. And all the responses that India will do will be proportionate and appropriate, and nothing can go unpunished. That is something that I can say with some experience and some inputs that one is getting. And this is the way, time to stand united as well as become, really responsible citizens. जी, यहाँ पर डॉक्टर अंशु जोशी हम आपको लाना चाहेंगे कि जिस तरह से आज विदेश सचिव भी कह रहे थे कि हमें इस वक्त सभी देशवासियों को जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, उससे दूर रहना है, प्रामाणिक तथ्यों पर ही हमें विश्वास रखना है, क्योंकि ये संवेदनशील समय है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो नागरिक हैं या जो सूचनाएं हैं वो किस तरह से एक सही रूप में लोगों तक निश्चित रूप से पहुंच भी रही हैं आधिकारिक स्रोतों से, लेकिन हमारी भी क्या एक जिम्मेदारी बन जाती है ऐसे समय में? कमल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और आज आकाशवाणी के माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं से ये विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये बहुत संवेदनशील समय है, तो इसमें हमें जागरूक
के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देना है, और ये कहीं ना कहीं हमारे सिविल डिफेंस को भी मजबूत बनाने के लिए एक कड़ी है। इसमें मीडिया की तो भूमिका है ही, तो उसके लिए हमारे पास आधिकारिक स्रोत हैं। आपके पास यदि मोबाइल फोन्स हैं या आप कंप्यूटर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया पर आज पूरी दुनिया है, तो बहुत सजग रहें, सतर्क रहें। आप किसी भी फैक्ट को चेक करें और अपने जो हमारी जो आधिकारिक, आपको इंटरनेट पर आधिकारिक सूचनाएं, हमारी जो मिनिस्ट्री की प्रेस इंफॉर्मेशन आ रही है, जो प्रेस रिलीजेज आ रही हैं, आप उसको देखें, उसको पढ़ें। आप आधिकारिक जो हमारे चैनल्स हैं उस पर जो सूचनाएं प्रचारित हो रही हैं उनको देखें। और सोशल मीडिया पर इसी तरह किसी भी सोर्स से, किसी भी मीडिया हाउस के माध्यम से कोई यदि भ्रामक आपको सूचना मिलती है तो एक तो पहले उसको डबल ट्रिपल चेक करें, विश्वास ना करें, और दूसरा अफवाहों को आगे ना बढ़ाएं। तो आज जो सोशल मीडिया के युग में लोग इस प्रकार की अफवाहों को फिर शेयर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उससे ये और तेजी से आगे फैलती हैं। तो इनको फैलने से रोकें। और इस समय अपनी सरकार का, अपनी सेना का हमें पूर्ण सहयोग करना है, विश्वास बनाए रखना है और एकता बनाए रखनी है। तो किसी भी प्रकार का मनभेद, मतभेद ना हो, किसी प्रकार की आंतरिक हिंसा की स्थिति ना बने, इस पर भी हमको ध्यान देना है। और इससे संबंधित अगर यदि कोई गलत सूचनाएं हम देखते हैं तो फिर हम अपने आसपास के अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी कर सकते हैं। Lastly, Mr. Gokhale, an all-party meeting was called by the government this morning, and the government informed all the parties about the actions being taken and the way forward. The kind of unity which is being shown by the government and the opposition and all the other parties is commendable. Your comments? Oh, indeed. This is something which is very heartening, that all political parties are standing united, firm, and have backed the government's actions and decisions, which gives the full strength to the nation and to the armed forces. When the armed forces know that there are people who are standing behind them, then they actually redouble their efforts. And as some wise man has said earlier, that armies don't fight wars; it is nations that fight wars, and therefore we have to keep that in mind. And I'm glad that all political parties are actually proving that adage, that nations fight war, and which means every section of the society stands united. जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लेने चाहेंगे हम यहाँ पर डॉक्टर अंशु जोशी, कि जिस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन किया है सभी राजनीतिक दलों ने, ये पूरी दुनिया में किस तरह से हमारी एक अखंडता का, एकता का संदेश दे रहा है कि हम इस समय में पूरी एक आवाज़ के साथ आतंकवाद के विरुद्ध और आतंकवाद को पोषित करने वालों के विरुद्ध खड़े हैं और लगातार अपनी एक दृढ़ता से अपने सशक्त सशस्त्र बलों के माध्यम से, अपनी सेना के माध्यम से जवाब भी दे रहे हैं। निश्चित तौर पर सीमाओं पर हमारे सैन्य प्रहरी खड़े हैं, वो बड़ी दृढ़ता के साथ, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, कृत संकल्पित होकर भारत की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, हमारी आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। तो अंदर ये हम सभी का कर्तव्य बनता है। और ये देखना सुखद रहा कि सर्वदलीय जो बैठक हुई है आज, उसमें सभी दलों ने सरकार को अपना समर्थन दिया है, सहयोग का आश्वासन दिया है और ऑपरेशन सिंदूर को एक्नॉलेज किया, उसकी तारीफ की है। तो इस प्रकार की एकजुटता और दृढ़ता की स्थिति से हमारी सेना का मनोबल बढ़ता है। और किसी भी प्रकार की जो ये दूसरे देश के साथ कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन बनती है, उसमें फिर इस प्रकार की जब एकता रहती है, इस प्रकार की जब राजनीतिक सामाजिक एकता रहती है, तो इससे निश्चित तौर पर हमारा देश शक्तिशाली होकर के सामने आता है, विजय होती है। तो ये देखना सुखद है और मुझे आशा है, विश्वास है कि ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी, ताकि भारत माता का परचम वैश्विक स्तर पर लहराता रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हम विजय प्राप्त करेंगे। Thank you so much, Professor Joshi, and thank you so much, Mr. Gokhale, for joining us and giving us details about this evolving situation. Listeners, stay tuned for our hourly bulletins, and thank you so much for joining us tonight. नमस्कार। नमस्कार, thank you so much. नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कार्रवाई पर परिचर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
You were listening to a special program on India's decisive response to terrorism. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044.